अंदर मिलते हैं। एक मुहावरा जो मशहूर है और तकरीबन लोगों की ज़बान पर भी है, लोग जानते भी हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ये मुहावरा ज़रूर है, अपनी जगह पर है। और इसके अलावा कुछ दीगर मुहावरे भी हमें डिक्शनरी के अंदर मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, रख पछतावा कुछ नहीं, बेच पछतावा अच्छा। यानी ऐसा ताजिर जो अपना माल ज़ख़ीरा रखे और फिर उसके दाम गिर जाएं और अब ये पछताता रहे, इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर ये है कि ये अपना माल बेच दे, अपना जो सामान है उसको बेच दे, और बेचने के बाद अगर उसका दाम बढ़ जाए तो अब अगर ये पछता रहा है तो अब इसका पछताना इसके लिए बायस अफसोस नहीं है, बल्कि अब इसका पछताना या ना पछताना दोनों क्या है, ये बराबर ही है। तो बहरहाल ये पछतावा एक एहसास है, एक कर्ब है, और बाज़ औक़ात दुख बनकर ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाता है। कहने वाले कहते हैं कि जो आज संभल जाए वो कल के पछतावे से बच सकता है। और ये भी कहा जाता है कि वक्त पर अगर इंसान दुरुस्त फैसला ना करे तो भी उसको पछताना पड़ता है। और बाज़ इंसिडेंट और बाज़ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि फिर बंदे को पछताना ही पड़ता है। और अगर कोई और पछता रहा हो तो उसके वाक़े से या उसकी बात से हमें सीख कर अपने आप को पछतावे से बचाना चाहिए। निगरान शुरा हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाहुल करीम हम आपको आज दिखा रहे हैं कि क्या क्या वीडियोस प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। जी, हाईलाइट्स देखिए। मैकेनिक चचा के नाम से जानते थे। जब वो मुरम्मत का काम करने के लिए झुके तो बाइक लड़खड़ाई और वो उनके पांव पर आ गिरी। एक स्कूल में मार्कर्स और कलर रखे हुए हैं, कलर उठा के अपने बैग में रखने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, ये क्या हो रहा है? शोर के कहने पर चाबी घुमा दी। अगले ही लम्हे एक जोरदार झटके से ठेकेदार ने बगैर किसी सबूत के रंगसाज को मजदूरी से हटा दिया। दूसरे मजदूरों के दरमियान ये बात फैला दी, ये आदमी दो नंबरी करता है। एक रिपेयरर को नई चीजें सीखने का जुनून था। उसके पास एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन आया। उसने फोन खोला, एक पुरानी चिप की जगह नई चिप लगाने की कोशिश की। फोन डेड हो गया और इसकी कोई रिकवरी मुमकिन ना थी। उस्ताद बोर्ड पर कुछ लिखने में मसरूफ थे और बच्चे शोरगुल बढ़ा रहे थे। उस्ताद ने आखिरकार इससे एक पेन उठाया और बच्चे की दाएं आंख पर दे मारा। अल्लाह पाक हमें आफियत और सलामती अता फरमाए। ऐसे जो मैंने इंट्रो जो है वो दिया है, इसमें कुछ बातें की हैं, इस पर अगर आप कुछ फरमाना चाहें तो फरमाएं, फिर हम इंशाअल्लाह वीडियोस पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। आपने जो बातें बयान की हैं, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, बस स्पेशली जो मुहावरे या इस तरह के लोग अपने अपने एक्सपीरियंस की बुनियादों पर कुछ ऐसे वर्ड्स कह देते हैं, तो उनका हर जगह पर इसी तरह का इतलाक़ हो जाना या उसको उसी तरह हर जगह पर उसके इम्प्लीमेंटेशन हो जाना या उसी को हर जगह दुरुस्त समझ लेना, इसमें गुंजाइश ज़ाहिर रहेगी। और जब इस तरह की बातें सुनते तो बाद वक़्त लगता है कि नहीं यार, ये नहीं ऐसा भी तो होता है, ये नहीं ऐसा भी तो होता है। तो अब चूँकि लोगों के अपने अपने तजर्बात होते हैं, सही, इन जो गुफ्तगू आपने की उनके पीछे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं जी। तो वरना तो ऐसे भी पछतावे होते हैं, रिग्रेट होते हैं, शर्मिंदगी होती है, ऐसा अफसोस होता है जो इंसान को बहुत बड़ी बुलंदियों पे ले जाता है। कहते ना बाद औक़ात गुनाह वो नेकी वहाँ तक नहीं पहुँचा दी जहाँ तौबा पहुँचा देती है। तौबा खुद एक नेकी है। सुभान कि बंदा कोई अल्लाह ना करे ऐसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है। जैसे कि एक के बारे में पढ़ा था ज़वाजिर में कि उससे गुनाह हो गया और वो इतना उसको गुनाह का पछतावा हुआ, इतनी शर्मिंदगी हुई, इतना अफसोस, इतनी नदामत कि वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था कि मुझसे क्या हो गया। तो किताब में लिखा है कि अल्लाह को इसका ये अंदाज़ पसंद आया और अल्लाह ने उसको सिद्दीकीन में शामिल कर लिया। तो ये होता है कि अच्छा बाज़ औक़ात, हाँ ये बात जो आपने की ना कि हम जैसे प्रोग्राम करते हैं, अब इस प्रोग्राम को करने की एक बेस यही है कि इसमें जिनकी स्टोरीज हम शेयर कर रहे होते हैं, उन्होंने जो ज़िंदगियों में अपनी गलतियां की हैं और उन गलतियों का जो इन्हें पछतावा है, तो अब उसको हम ना दोहराएं। अच्छा, वो पछतावा बाद वक़्त होता है लेकिन गलतियां दुरुस्त नहीं हो रही होती। मतलब एक आज शख्स कोई ग़िज़ा लेता है और ग़िज़ा उसने जब ली तो उसको ग़िज़ा पसंद है और जैसे वो ग़िज़ा खाता है उसको रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। अब थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली फीवर लाता है और वो 2-4 दिन के लिए घर बैठ जाता है। एंटीबायोटिक कोर्स अलग करना पड़ता है इसको।
अब वो पछताता तो बहुत है, मैंने खाया क्यों। अच्छा, उस दौरान ये पक्की नीयत कर लेता, उसको बोल तो कसम भी ले लेगा, मेरे बाप की तौबा का आज के बाद मैं अगर इसको हाथ भी लगाऊं। लेकिन जैसे ही वो सेहतमंद होता है, थोड़ा रिकवर होता है, फिर यही कह के यार उस दिन वाला जरूर बार बार हो जाएगा, फिर खाता है। तो बाज़ लोग की आदत ये होती है कि वो सही सबक हासिल नहीं करते, और उनको ऐसा होता है कि ये पहली बार हुआ, बार बार वो ज़रूरी थोड़ी है। तो फिर ऐसे लोग भी बार बार चोटें खाते हैं, बार बार मार खाते हैं, बार बार उनको नुकसान होते हैं, और बार बार होने के बावजूद भी वो हर बार ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो ये जो कैटेगरी जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, कम या ज़्यादा इस पर बहस नहीं है, मगर ये कैटेगरी पाई जाती है कि वो फिर आदत बदलती नहीं है। सलमान भाई, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हम सब में कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम खुद पसंद नहीं करते। एवरेज की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, खुद हम पसंद नहीं करते। यार ये आदत ने मुझे, वैसे बाज़ों की आदत होती है बड़े रूट और सो कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कोई हर जगह मान, लेकिन वैसे ही फजूल किस्म का स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता फिरता है, और जिसको देखो जब देखो वो झाड़ देगा, डांट देगा, क्लास ले लेगा। मूडी किस्म के लोग होते हैं, मूडी मतलब इनका अजीब व गरीब फ़ज़ाओं में घूम रहा होता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो अपनी आदत से खुद तंग हैं, क्योंकि इनका कोई ऐसा ख़ास फ्रेंड सर्कल नहीं है, फैमिली मेम्बर इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते, हर वक्त एक टेंशन और एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ होता है ऐसी शख्सियत ने। अच्छा, इनको पता होता है कि यार ये आदत मेरी है, ना मुझे ख़ानदान का छोड़ा, ना दोस्तों का छोड़ा, बल्कि मुलाजिम भी छोड़कर चले जाते हैं, यार बंदा ही सही नहीं है। फिर इसकी माज़अल्लाह गिबत भी ज़्यादा हो रही होती है, ऐसों की गिबतें भी हो रही होती हैं। अब इसको पूछो, बोला यार मेरे को पता है। अच्छा, बाज़ होते हैं जिनको पता नहीं होता, ये समझते हैं कि बस मैं इसी में कामयाब हूँ, वाला कामयाब नहीं है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी इस आदत का पता है, जैसे कि बाज़ों की आदत होती है बहुत ज़्यादा फील कर लेने की, थोड़ी सी बात कर दो तो वो मूड ख़राब हो जाता है, सेंसिटिव तबीयत होती है। मगर बंदा कांच जैसा नहीं होना, तबीयत में ना शीशा कांच का गिलास हैबिट नहीं होनी चाहिए, लाइक अ गिलास, कि हल्की सी भी थोड़ी सी लगे तो जनाब दरार पड़ गई, टूट गया या फूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाज़ लोगों को पता होता है यार मुझे हर छोटी बात बुरी लग जाती है, अब वो बैठे बैठा है उनका मूड ख़राब हो जाएगा, इसने ये क्यों कह दिया, तो अगला बोलते यार बात कर दी, मजाक में बैठे हुए हैं, तो इस वक्त तुम क्या दिल पे ले लेते हो। अब उनका दिल इतना सेंसिटिव होता है। अच्छा, ये खुद तंग होते हैं। अब इनको बोले ये आदत छोड़ो। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको अपनी इस तरह की कमजोर आदतों का इदराक ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। लोग तंग होते हैं, इनको यही नहीं पता होता कि मेरे से लोग तंग हैं, तो ये तो खुद इनकी अपनी तंग मिजाजी ऐसी अजीब व गरीब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे इनको पता है। अच्छा, ऐसे अला हाजल किया जिसको कहते हैं, इसी पर गौर करते रहें। कईयों को पता होता है कि यार ये दुरुस्त नहीं है, ये मिजाज दुरुस्त नहीं है, ये नहीं होना चाहिए मेरे अंदर, या मुझे ये जब देखो मुझे मेरा एक है, मेरे आप दोस्त कह सकते हैं, जानने वाले कह सकते हैं, इनको इस बात का 100% पता है, मुझे कह चुके हैं कि मेरे अंदर जल्दबाजी है यार, ठहराव, तबीयत में ठहराव नहीं है, और इस तबीयत के ठहराव ना होने की वजह से मैं नुकसान उठाता हूँ। ये मुझे खुद इजहार कर चुके हैं, और अब मैं इजहार करने में यार मुझे तो मुझे पता है, और आपके कई ऐसे नुकसानात मेरे सामने जिसकी वजह आपकी जल्दबाजी है, और ख़ुद लोगों का आपके ताल्लुक से जो राय कायम करना है वो भी ये है कि अगला ठहराव ही नहीं है, वो बिल्कुल पॉपकॉर्न ब्रांड की तरह बने हुए, हर थोड़ी देर के बाद उनको वो ठहराव ही नहीं आता, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे होते हैं वो इनके दिमाग के अंदर चीज़ें। तो अब ये इनको पता है, मुझे डायरेक्ट इजहार कर चुके हैं। अच्छा, एक तो और है जिनको अल्लाह पाक खैर करे, इनको कुछ गुनाह की लत पड़ी हुई है, तो इन्होंने मुझे कहना नहीं चाहिए था, उनको मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया कि मैं यार ये गुनाह की लत पड़ी हुई है, दुआ करो निकल जाए। बंदा कह दे यार दुआ करो मैं अच्छा हो जाऊं, लेकिन अगले आप मुझे बता रहा है कि मेरे अंदर इस गुनाह की लत पड़ी है, तो तंग ना, रोने वाला आदमी, मगर ये गुनाह की लत नहीं जा रही। तो बाद औक़ात ऐसा होता है सलमान भाई कि हमें पता होता है कि हमारे अंदर ये नेचर, अच्छा मुँह चढ़ा हुआ नेचर, पता होता है यार 10 आदमी समझा रहे भैया मुस्करा लिया कर,
लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी जो समझो छटांग आधा छटांग निकल जाएगी, जबकि वहां पर किलो 2 किलो मुस्कुराहट की जरूरत थी। वाह वाह वाह। उधर भी ये छटांग आधी छटांग मुस्कुराहट देकर समझता है मैंने बहुत सारी मुस्कुराहट बहा दी, मुस्कुराहट के दरिया बहा दिए, एक कतरा नहीं निकला बेचारी की मुस्कुराहट का, और उसके नजदीक मैंने मुस्कुराहट के दरिया बहा दिए। अच्छा, ये इनको पता है कि हमारा ये नेचर है, और इसकी वजह से सलमान भाई जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, लोगों की तलाकें हुई हैं, घर टूटे हैं, इनके बिजनेस खत्म हो गए, इनकी सेल मुतासिर हुई हैं, इनकी फैमिली मुतासिर हुई है। अच्छा, इनके बाज़ों के इस वजह से उनके माँ बाप तंग है, बाज़ वालिदैन के नेचर की वजह से इनकी औलाद तंग है, जॉब का नुकसान, जॉब नहीं हो सकता। अच्छा, बाज़ घर के अंदर मुख्तलिफ मेंबर होते हैं ना, बहू होती है, सास होते हैं, ससुर होते हैं, दामाद होते हैं, पूरा एक खानदान होता है। इनमें बाज़ों की वजह से होता है, एक के मिजाज ऐसा होता है जब वो दावत में आता है तो सारी दावत को वो ऐसा लगता है जैसे इतनी मीठी बादाम अगर मुंह में कड़वी है, ये कड़वी बादाम वाला होता है, इसके एनर्जी का इनकार नहीं है, मगर इसे करवाट मार देती है। कड़वी बादाम भी एनर्जी तो लाती है, ठीक है, तो ये एक मसला है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो जो बात मैंने आपको जो अर्ज़ की थी ना, जिससे मैं थोड़ा सा ये डिटेल में चला गया, और ये डिटेल हो सकता है हमारे नाजरीन को काम आ जाए, तो ये नेचर बातों का लोग रियलाइज़ करते मगर निकाल नहीं पाते। अच्छा, अब निकाले कैसे? मसला ये कि इसको निकाले कैसे? हम पछता रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है, नुकसान उठा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, घर का माहौल बर्बाद कर दिया मैंने, सारे मतलब सहमे सहमे से रहते मेरी वजह से मेरे घर के अंदर, क्या करूं यार, और मुझसे कोई सीधे मुंह बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो यानी मेरी अगर मुस्कुराहट हो तो घर में लगता है कि आज लगता है हजरत की तबीयत सही नहीं है ना, कि मुस्कुरा रहे हैं आज, इतना खुशबाश क्यों है, और मतलब बिल्कुल एक अजीब इनका हो जाए। उस दिन घर में ईद होती है, ईद के दिन भी शायद इनकी भी ऐसे ईद नहीं होती होगी एक तरह से। अब ऐसो को चाहिए कि सबसे पहले तो सलमान भाई दुआ करें, नंबर 1। क्या बात, क्योंकि अल्लाह ही कल्ब बदल दो, वो मुक़ल्लिबुल कुलूब है, ठीक है, कि या अल्लाह मेरे अंदर ये कमजोरियां, ये खराबियां, तू मुझसे बेहतर जानता है मुझ में क्या क्या कमजोरी, क्या क्या खराबियां हैं, मौला करीम मुझे अच्छा कर दे। सुभान। हमारे खुलफा राशिदीन की इस तरह दुआएं मिलती हैं, हालांकि वो तो कतई जन्नती थे, ठीक है ना, कि तो एक से एक दुआएं इन्होंने की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए कई दुआएं हमें अता फरमाई हैं। उन दुआओं में से बाज़ दुआएं हैं, और दुआएं अपने दिल से करें कि मैं फिर ऐसी सोबत रखे। ऐसे लोगों को मैं मशवरा ये दूंगा कि अपने ऊपर एक निगरान बना लें। अब उसको थोड़ा सा आपको गुंजाइश देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक निगरान बना लें। यार मेरी आदत है, और तुम यार जब मेरी आदतों को देखो ना तो मुझे नोटिस कर दिया करो। यार बाज़ लोगों की सेल्फिशनेस, बहुत सेल्फिश होते हैं, हर जगह खुद गर्ज होते हैं कि अपना नफ़ा, अपना फ़ायदा और अपने ही मामले को वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आप उनको कह दें यार कभी ऐसा देखो ना तो मुझे, भले हो सकता है कि बातों का एट अ टाइम ना भी हो, लेकिन मुझे मौका ब मौका यार कह दिया करो, और रियलाइज़ किया कर अगर मैं कहीं थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ तो मेरी कुछ हौसला अफजाई कर देना, अगर मैं नहीं हो पा रहा हूँ तो मुझे आप थोड़ा कहते रहना। वो अच्छा हो, सुलझा हुआ हो, आपका हमदर्द हो, खौफ खुदा वाला हो, ऐसा एक अपने ऊपर निगरान मुकर्रर कर लें, और उसको अमान भी दे दें, ठीक है, उसको अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वरना वो हमेशा ये कहेगा हज़रत जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ, बल्कि अगला जान की अमान क्या मांगेगा, क्योंकि जान आप क्या ले लोगे, अगला बोलेगा अगर इज्जत की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। तो उसकी इज्जत की अमान आप दे दें, और फिर इस पर दिल भरा रखें। वो भी हो सकता है वो कहीं 2-4 जगह पर गलती भी कर दे आपको समझाने में, लेकिन आप दिल भरा रखें इसको एज ए मेडिसिन। उस वो जो इस्लामी भाई होगा ना, या जो भी फ़र्द होगा जिसको आप इस बात का अपने ऊपर निगरान, इसको आप एज ए मेडिसिन समझिए। आप कि वो जब भी आपसे बात करेगा गोया कि उसने आपको एक मेडिसिन दी है, उसको एज ए मेडिसिन ले लें आप, तभी तबीयत सही होगी। वरना, और ये हल जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हल इह्या उल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अता फरमाया, और ऐसा ही हल आपको, या इस तरह के हल आपको मिलेंगे। अमीर सुन्नत मेरे पीरो मुर्शिद का रिसाला है, मैं सुधरना चाहता हूँ। ये रिसाले का नाम क्या है? मैं सुधरना चाहता हूँ। ये आपको, आप अभी भी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाएं, ई बुक में जाएं, और आप लिखें मैं सुधरना चाहता हूँ, रिसाला आपके सामने होगा। 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगी, रिसाला आपके मोबाइल में आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इसको 2-5-6 दफ़ा पढ़ लें, उसमें तरीका लिखा हुआ है। अच्छा, अब वो पता नहीं ऑडियो बयान है या नहीं है,
ऑडियो बयान था अमीर सुन्नत का, इसका शायद रिसाला नहीं बना, आई थिंक नहीं बना, बनाओ तो याद नहीं है। उसका नाम है सुधरने का तरीका। यानी एक बयान है अमीर सुन्नत का, मैं सुधरना चाहता हूं, और एक अमीर सुन्नत का एक बयान है सुधरने का तरीका। ये बयान उस वक्त जब मदनी चैनल जो वीडियो नहीं थी, और अमीर सुन्नत रमज़ान में मदनी मुज़ाकरों में आपके ऑडियो बयानात हुआ करते थे फैज़ान मदीना से। तो ये KPK में बयान दिया होता अमीर सुन्नत का। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये 17-18 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे पुरानी बल्कि इससे भी पुरानी बात कर रहा हूँ। ये ऑडियो बयान था अमीर सुन्नत का, यानी वो लोग सुनते थे, वो अमीर सुन्नत ने बयान किया था सुधरने का तरीका। ये KPK वालों ने बयान किया था आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ के। तो अचवियाँ तो फैज़ान मदीना में थे इस्लाम में, वो तो सुन ही रहे थे। तो सलमान भाई ये वो चीज़ें हैं कि अब बंदा अपने, हम चले कहाँ से थे कि कुछ लोगों को अपनी चीज़ों का पछतावा ज़रूर है, मगर उस पछतावे से निकलने की वो सीरियस कोशिश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको अपनी तबीयत में भी डिप्रेशन, एंजाइटी, BP और 10 बीमारियां उन्होंने अपनी पाल ली। अल्लाह ना करे हार्ट फेल होने का अंदेशा होता है, हार्ट अटैक होने का अंदेशा होता है, अल्लाह ना करे कहीं पर वो फालिज का अटैक होने का अंदेशा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसको ये ले लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं। और फिर फैमिली डिस्टर्ब, पर्सनली डिस्टर्ब, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जॉब नहीं मिल रही होती, और सेल्स खत्म हो जाती है, तरक्की नहीं, प्रमोशन नहीं हो रही होती है सर। भाई ये सच। तो ये मैंने कहा थोड़ी सी डिटेल चली गई, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह करे कि देखने सुनने वालों को ये बातें कुछ काम आ जाएं और अपनी ग्रेजुअली अपनी बेहतरी की तरफ जाएं और मार्क्स बनाएं कि आज के दिन में मुझे नेगेटिव कितने मिले और आज के दिन मुझे पॉजिटिव कितने मिले। मगर ये आप खुद नहीं दे सकेंगे, ये तो जाहिर बात है देगा वही कि जिसको आप अमान देंगे। अगर शोहर ऐसा है तो बीवी को कर दे, अगर आपको भरोसा है। अगर बीवी ऐसी तो अपने शोहर को दे दे कि भाई आप देख लीजिएगा मेरे अंदर बेहतरी आ रही कि नहीं आ रही। यकीन ये है बड़ा मसला, ये समझाने बैठेगी तो आप तो गिलास तोड़ दोगे तो ये पर अलग प्रॉब्लम होगा, या उसको समझाने बैठोगे तो वो बर्तन तोड़ देगी, अल्लाह ना करे। क्या इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी ऐसी, तो थोड़ा चलो आउटडोर कर लो, तो ये बेहतर है वरना घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें आफियत और सलामती की अता फरमाए। पहली वीडियो आइए मदनी चैनल नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं एक स्कूल में एज अ टीचर अपनी जिम्मेदारी से अंजाम दे रहा हूँ। गर्मियों का एक आम सा दिन था और क्लास अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। उस्ताद बोर्ड पर कुछ लिखने में मसरूफ थे और बच्चे शोर-गुल बढ़ा रहे थे। उस्ताद ने आखिरकार अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए मेज से एक पेन उठाया और बच्चे सोचते समझते हुए एक बच्चे की दाएं आंख पर दे मारा। वो चिल्ला उठा और उसकी आंख से खून रिस रहा था। वालिदैन को भी इतला दी गई। वो गुस्से और गम के आलम में स्कूल पहुंचे और उस्ताद पर बरस पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे और टूटे हुए दिल से जवाब दिया, मैंने ये क्या कर दिया, सिर्फ अपने गुस्से की खातिर एक बच्चे की आंखों की रोशनी छीन ली। अल्लाहु अकबर। ये गुस्से पर काबू ना होने का समझे कि एक बहुत ही इबरत वाली स्टोरी है कि बंदा के गुस्से पर काबू नहीं होता और जो हाथ में होता वो फेंक देते हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है एक तो इस तरह की पनिशमेंट तो कहीं भी अलाउ नहीं है, बल्कि ये पनिशमेंट क्या है, ये तो खुद अपनी ज़ात को पनिशमेंट की। बच्चे की तो आंख गई कि ज़िंदगी भर इसको जो रिग्रेट रहा कि मेरी वजह से एक बच्चे की आंख ज़ाया हो गई, और वो बच्चा जब भी आंख देखेगा अपनी, उसको अपने इस उस्ताद की ये हरकत इसको कहाँ तक पहुँचाएगी। ऐसे इसके माँ बाप जब आंख देखेंगे कि ये हमारे बच्चों की हालत इस उस्ताद ने की है, फिर ये उस्ताद की अपनी जो क्रेडिबिलिटी बर्बाद होगी वो एक अलग है। हमारा जो मदरसतुल मदीना है ना, या हमारा जामिअतुल मदीना या हमारा दारुल मदीना, जो हमारी जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन, मैं ये लाउडली कहता हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, दावत इस्लामी की किसी भी इदारे में किसी भी बच्चे को या किसी भी बच्ची को किसी भी तरह के मारने की इजाज़त नहीं है, बल्कि जो इस तरह अल्लाह ना करे कोई अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास वो इनको फारिग करने का होता है कि इनको ना रखा जाए,
क्योंकि ये मतलब क्योंकि वो एक काबिल रहम तो बनते हैं, लेकिन उसकी वजह से कई काबिल रहम हो जाते हैं। ठीक। तो ये बातों का आदत जारी हो जाती है लोगों की, मारपीट की। ये प्रॉब्लम है। सब ये उस्ताद भी आप मुझे बताएं ना, वो क्या करे, उसके ऊपर भी एक बर्डन होता है। बच्चे शोर कर रहे हैं, ये बर्दाश्त यानी कितनी हद तक चीज को बर्दाश्त किया देखिए, ये जो है ना, ये टीचिंग स्किल है ना, ये अलग है। बच्चे बर्दाश्त करने वाली स्टूडेंट, ये टीचर की स्किल है। ये थोड़ी है कि टीचर को आप मतलब के ये टीचर की सलाहियतों में से एक सलाहियत है कि वो क्लास में होने वाली इस तरह की चीज़ों को टॉलरेंट करता है, बर्दाश्त करता है, और अलग से उन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मार्क करता है। वो सबके सामने कैसे आप किसी को यूं कर सकेंगे? जिद चलेगी, स्टूडेंट्स खुद मिल जाते हैं, फिर टीचर के लिए और प्रॉब्लम हो जाता है। स्टूडेंट फिर वो टीचर फिर उसके लिए आजमाइश हो जाती है, क्योंकि अखलाकियात क्या तो जनाजा कब का निकला हुआ है। अल्लाह हमारे हाल पर फरमाए। तो टीचर को तो बाकायदा ये इसकी तो तरबियत का हिस्सा है। भाई बच्चे हैं, जब 15-20-25 बच्चे होंगे, उनमें क्या मतलब कि भिनभिनाहट होगी, शोर ही होगा ना, क्या होगा? बच्चे तो शोर मचाते हैं, और उन्हीं अगर ये ना करे तो यही तो तरबियत है इनकी, यही तो इनका सिखाने और समझाने का अंदाज है। तो ये तो उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो समझाए। अच्छा, समझाने के अंदाज और भी तरीके ना, मारना क्यों ज़रूरी है? और किसी भी इतना दीनी या दुनियावी किसी भी इदारे में सलमान भाई, मारना क्यों ज़रूरी है? मतलब कि मारना तो अलाउ कहीं भी नहीं होना चाहिए, नेवर। ऐसा मुझे यूँ लगता है कि जाहिर सी बात है, मेरा भी एक वक्त गुजरा है ये एकेडमिक एजुकेशन के अंदर, आपका भी वक्त गुजरा है, और आपने तो माशाल्लाह जिसे यूँ बोले रिलीजियस जो है वो आपने भी एजुकेशन भी बड़ी अच्छी हासिल की है। इसके अलावा आपकी दूसरी एकेडमिक एजुकेशन भी माशाल्लाह अपनी मिसाल आप है। मुझे यूँ लगता है सब कि बच्चे शोर क्यों करते हैं, सवाल है यहाँ पर, बच्चे शोर क्यों करते हैं? मुझे जो इसका सबब लगता है वो ये है कि जब टीचर जो पढ़ा रहा है उसने इंटरेस्ट डेवलप किए बगैर जब वो पढ़ाना है, और टीचर्स का और स्टूडेंट का जो एक कम्युनिकेशन आपस में होनी चाहिए, जब इसके अंदर गैप आ जाना है तो फिर बच्चों ने शोर ही करना है, दाएं बाएं देखना है। इस पर आप क्या कहते हैं कि अगर किसी टीचर को ये शिकायत है कि मेरी क्लास में बच्चे शोर करते हैं, तो क्या उस टीचर को अपनी टीचिंग स्किल्स पर फोकस नहीं करना चाहिए? शोर की एक एज है, हर क्लास के बच्चे कहाँ शोर करते हैं? शोर एक एज अलग है, ठीक, जिसमें आप कह देंगे 20-25 बच्चे हैं, 15-20 बच्चे हैं, जिनको जो बच्चों की क्लास होगी वहाँ शोर होगा। सही। और जो बड़ों की क्लासेस होती हैं उनमें शोर नहीं होता, उसमें थोड़ी ना एक दूसरे से कान में बातें कर रहे होते हैं, भिनभिनाहट होती है, और भिनभिनाहट हो रही है, और वो टीचर के कान में जाती है और वो उसको इरिटेट कर रही होती है कि यार पिन ड्रॉप साइलेंट प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? सही। तो वो इस तरह की, और अच्छा वो भी इनका जो इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट का उसमें, या तो हो सकता है टीचर, वरना बाद होगा तो स्टूडेंट के ही पढ़ाई करने का दिल नहीं होता, और ये 2-4 स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर जो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, और टीचर, क्योंकि टीचर को पढ़ाने नहीं आता, इसका फैसला ये 2-3 स्टूडेंट तो नहीं करेंगे ना, पूरी क्लास है, ठीक, और पूरी क्लास अगर अंडरस्टैंड कर रही है। अब मिसाल के तौर पर आपको तो पता है, अब जो स्टूडेंट सर्फ और नहू, जिन तालिब इल्म इनकी फर्स्ट ईयर निकल गया, उला जिसको हम कहते हैं, अब सेकेंड ईयर भी इनका निकल गया जिसको हम सानिया कहते हैं। अब इन्होंने सर्फ और नहू का इन्होंने सही तौर पर पढ़ा नहीं, समझा नहीं। अब जब ये थर्ड ईयर में जाते हैं सालिसा में, और जब मेन किताब इनकी शुरू होती हैं, अरबी इबारतें शुरू होती हैं, जहाँ इन्हें एराब की समझ होनी चाहिए, इन्हें माजी मुजारे की समझ होनी चाहिए, और वो इबारत बना सकेंगे, फिर तनवीन कहाँ लगेगा, हरफ जर कहाँ लगेगा, और कौन सी चीज़ हरफ जर ला लिए, मुजाफ मुजाफले कैसे बनेगा, मुस्नद मुस्नद अलैह कैसे बनेगा। अब इन्होंने वो सारी चीज़ें तो उला फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो मिस कर दी। अब जब ये थर्ड में जाएंगे और जब इनको किताबें पढ़ाई जाएंगी और उस्ताद साहब जो लेकर चल रहे होंगे, और उनकी तो समझ में आई कोई नहीं रहा, और वो यूं जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। अच्छा, दीगर स्टूडेंट जो तालिब इल्म है वो बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, इबारत समझ रहे हैं, और वो बाकायदा उसके अंदर वो एराब भी लगा रहे हैं और उसकी सारी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब वो जो 2-4 है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, वो किसी को कागज़ मार रहा होगा, और कोई किसी को घड़ी दिखा रहा होगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब उस्ताद साहब देख लेते हैं, या क्लास के अंदर किसी भी, अब यही एग्जांपल आप दीगर जो वर्ल्डली एजुकेशन उसमें ले लें, अब उसकी ग्रामर है ही कोई सही नहीं। अब उसको कहा जाता है कि आप सेंटेंस बने, उसको सेंटेंस बनाने नहीं आते, वो माजी को जब पास्ट का बनाओ तो व्हील लगा देता है,
उसको बोलो फीचर का तो वो वॉज लगा देता है, तो उसको वॉज तो वेरी समझ में नहीं आया, उसको आर ओ वेरी समझ में नहीं आया। तो ये जब इसको चीज समझ में नहीं आई है, वो ही की जगह शी लगा देता है, शी की जगह ही लगा देता है, तो फिर ऐसे लड़के या ऐसे स्टूडेंट क्लास के अंदर अपना भी पढ़ाई का माहौल बर्बाद कर रहे होते हैं और दीगर स्टूडेंट को भी तंग कर रहे होते हैं। तो कहीं स्टूडेंट की अपनी पीछे से ही वीकनेस चली आ रही है ठीक। और वो क्लास के डिसिप्लिन का जो मामला है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। और कहीं आप जो कह रहे हो वो होता है कि बाज़ों का स्टूडेंट भी नहीं टीचर भी नहीं, तो वो फिर उनको वो इतनी स्किल्स, उनकी इतनी महारत होती ही नहीं है टीचर्स की। सबा सत्यानाश। तो ये जो होता है ना, इसमें फिर के दोनों सूरतों में मैं कहता हूँ सलमान भाई, हम वीडियो पर आते हैं, दोनों सूरतों के अंदर जो मेन है ना वो है कि टीचर को अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना जरूरी है। अगर आपको किसी के बारे में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो दिस इज नॉट अ वे कि आप उसको मतलब कि पेन या अच्छा स्केल फेंकते हैं यार, बल्कि बाद का पेपर वेट जो होता है बड़ा सा वो उठाकर फेंक दिया, या डस्टर होता है अभी तो क्या वो डस्टर फिर भी अब तो क्या वो कपड़ा आ जाता है, उसको क्या नाम देते हैं जिससे व्हाइट बोर्ड जो होता है वो उसको क्लीन कर लेते हैं, क्लीनर होता है। तो अब तो कपड़ा ही है, फैब्रिक होता है, लेकिन पहले होता डंडा होता तो उसके ऊपर डस्टर होता तो चौक मिटाने वाला, चौक डस्टर जिसको हम कहते थे, तो डायरेक्ट वो डंडा होता तो वो डायरेक्ट उठाकर फेंकते थे ना। तो ये मैं एक उस्ताद को जानता हूँ, वो घरों में ट्यूशन पढ़ाता था, यकीन मानेंगे उसकी एक्सपर्टीज क्या थी पता है? उसकी एक्सपर्टीज ये थी कि स्टूडेंट के ऊपर बेलन तोड़ता था वो, ये उसकी एक्सपर्टीज थी। मजा आ रहा है कि कोई मतलब ये बेलन तोड़ देता था। और एक उस्ताद को मैंने देखा है, मैं आपको यकीन दिलाऊं, अब किसी अटेंडेंस में किसी स्टूडेंट की तवज्जो नहीं थी और उसका नाम आया, वो नाम निकल गया, और नाम नहीं लिया जाता, रोल नंबर लिया जाता था ना, वो याद होगा 1 2 3, अब उसको वो नहीं था, उसको कहीं और था, रोल नंबर निकल गया। अब वो बोले सर मेरा रोल नंबर है, अब उसको एब्सेंट लगेगी, उसको ये भी गवारा नहीं, इधर आओ, क्या इधर आओ, हाथ निकालो, ये पूरा हाथ निकलेगा, यकीन माने यूं पूरा हाथ निकलेगा। हाथ कहाँ निकलता था? हाथ यूं निकलता पूरा, ये मैं नहीं शाहिद हूँ, ठीक है। अब डंडी कैसे पड़ती थी पता है? जो स्केल जो सूटी होती थी, इस पर टेप लगी होती थी, स्कॉच टेप, यूं पीछे जाती थी, जूम करके आती थी ना हाथ पर, उफ। अब ये देखा हुआ और मुझे उस वक्त भी नहीं समझ में आता था, मुझे उस वक्त भी नहीं समझ आता था कि यार ये कौन सा वे यार पढ़ाने का, मारने का, मार कर पढ़ाना, ये कौन सा वे है? आप नहीं, आप 10 मिनट के लिए बाहर क्लास के बाहर खड़ा कर दें, ठीक, स्टूडेंट है, पनिशमेंट अगर देनी है तो सॉफ्ट परमिशन, अब तो क्लास में भी खड़ा करेंगे तो सबके सामने इंसल्ट तो फील होती है ना यार, ठीक है आप खड़े हो जाएं। अब 2-5 मिनट किताब हाथ पे लेकर खड़ा गई, जिस सब्जेक्ट की किताब का इसने मतलब नहीं किया, उसको बोले बेटा ये पकड़ कर 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, 5 मिनट खड़े हो, जब वो भी ऐसा ना हो, वो भी शरीयत इजाजत देती है, वरना तो शोल्डर ही इसके मतलब के वो शल हो जाएंगे। तो ऐसी कोई मतलब कि नॉर्मल सी चीज हो जिसको उसको फील कराना है ना कि भाई मतलब कि तुमने गलत किया है, एज ए लाइक पनिशमेंट। अच्छा, वो भी ये देखा जाए कि भाई क्लास के अंदर बच्चे की इज्जत नफ्स होती है, हर जगह पर तो मारपीट या ये इज्जत नफ्स मुतासर नहीं की जाती, कहीं पर एप्रिसिएशन। अच्छा, फिर ऐसे टीचर एप्रिसिएशन बहुत कम करते हैं, तो ये सब लेकर चलना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टीचर्स हैं इनके लिए तो इस पर ख़ास तौर पर सबक था कि इन्हों कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कॉल्स हैं हमारे पास। और वालिदैन को भी चाहिए कि जहाँ भी अपने बच्चों को दाखिल कराएं, मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चा आपका है, आप उसके माँ बाप हो, आप जहाँ भी बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आप बाकायदा उस इदारे से बात करें कि आपके यहाँ मतलब बच्चे की गलती पर आपके यहाँ पनिशमेंट सिस्टम किया, पनिशमेंट सिस्टम को मेरा ख्याल आप एग्जामिन करें। यू आर पेरेंट्स, आप किस चीज़ का, आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है? मतलब ये पूरा जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, इसमें एक से एक ऑप्शन है आपके पास, शरीयत के मुताबिक हो, एन इस्लाम व दीन के मुताबिक इदारा हो नंबर 1, और फिर ये देखे कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, और वो देखे मना कर दें, नहीं है बिल्कुल आप मना कर सकते हैं, वरना तो बच्चा किस खौफ ज़्यादा हो जाता है। तो स्कूल और इदारे जो ये नहीं, ये
अच्छी तरबियत के लिए, तालीम और तरबियत के लिए होते हैं, खौफजदा करने के लिए थोड़ी होते हैं। जी कॉल लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि जो ढीठ तालिब इल्म होते हैं उनका क्या इलाज किया जाए? इनको पहले तो देखा जाए कि ढीठ किस चीज़ में है। पढ़ाई में कमज़ोर है तो क्या ये सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर है? बाद अगर हर सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता उमूमी तौर पर, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है? तो जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है वहाँ थोड़ी इसकी तरबियत की जाए, और जिस सब्जेक्ट में फास्ट है वहाँ उसको मोटिवेट किया जाए। भाई एक स्टूडेंट है, बैठकर आप बोलोगे लकीरें खींचते ड्राइंग में बड़ा एक्सपर्ट है, आर्किटेक्ट बनेगा भाई आगे जाकर। ज़रूरी है कि आप उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाएंगे? समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक स्टूडेंट के ऊपर यही मतलब खास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेगा, भाई उसके अंदर दूसरी स्किल है, वो ये कर सकता है। उसका मैथमेटिक्स कमज़ोर है मगर उसकी दीगर जो स्किल्स है वो मजबूत हैं। तो ये तो टीचर का काम है ना कि वो स्टूडेंट की चीज़ों को देखे। भाई डॉक्टर भी तो मरीज देखकर दवाई देता है, सबको एक ही तरह की तो दवाई नहीं, भाई तुम यही खाओगे, सर में दर्द है तब भी पेट की खाओगे, पेट में दर्द है तब भी तुम सर की खाओगे। ऐसा तो यार कहीं भी नहीं होता ना यार। तो पहले तो ये देखना है, फिर अगर वो आदतन खराब है, कहीं इसकी आदतें खराब हैं तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा। तो ढीठपन कहाँ है, सही किस सब्जेक्ट में वो ढीठ है, या किस सब्जेक्ट में वो सुस्त है, या किस सब्जेक्ट में वो हठधर्मी करता है, अब उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होगा। ये पूरी ट्रेनिंग है यार, पूरी ट्रेनिंग है। आपको शायद इत्तेफाक हुआ हो, मुझे तो मेरा तो प्रैक्टिकल है, मैंने प्रैक्टिकल मेरा मुशाहिदा है, सॉरी। जहाज में एक से एक पैसेंजर स्टाफ के साथ जो बदतमीजी करते हैं, और अगर आप किसी फॉरेन टूर के ऊपर हैं, वेस्टर्न जैसे कंट्रीज के, तो बाद वक़्त लोग ड्रिंक कर लेते हैं, शराब नशे में आ जाते हैं जहाज़ के अंदर, और वो उधम मचाने की कोशिश करते हैं या बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। आप किसी स्टाफ, जो स्टाफ इस तरह इसको एग्रेसिवली समझाएगा, वो स्टाफ के खिलाफ एक्शन हो जाता है। बड़ी समझदारी। मैं एक सफ़र में था, मेरे आगे की सीट पर ही पैसेंजर था और उसको हमें देखकर गुस्सा आ गया कुछ, हमारे सारे इस्लामी गेटअप थे और वो ऐसा लगता था कि वो अपने होश में नहीं है शायद, इतना सही मायनों में। उसको समझाने की कोशिश की तो वो लड़ पड़ा, बोला ये इनको क्यों बैठाया हुआ हमारे साथ जहाज में, बोलना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंग्लिश में डिस्कशन कर रहे थे वो, तो जो क्रू पर्सन था, जो स्टाफ था, वो उसको समझा रहा था, अब उसने बदतमीजी शुरू कर दी। अब यकीन माने सलमान भाई, वो स्टाफ ऐसा खामोशी चला गया, मैं वो अल्लाह ये पूरा जहाज, अच्छा अभी जहाज तो हमारा तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ, मैं कहा पूरा रास्ता हमारा हाल क्या करेगा ये आगे, अगर ये इसी तरह करता रहा तो, क्योंकि तो दम मचाएगा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स आता है, बिल्कुल आता है, उससे उसका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगता है, बड़ी तरीके और तमीज से उसको उठाता है और उसको ऑफलोड कर जहाज से बाहर निकाल देता है। मजा ले कोई जहाज के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हुई हो, बिल्कुल उसको जहाज से बाहर निकाल दिया। हो सकता है मैं भी, क्योंकि ये दो सूरतें हैं, ऑफलोड करते हैं, या तो उसकी वो फ्लाइट सस्पेंड कर देते हैं या उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कि अब इस एयरलाइन में ये पैसेंजर कभी भी सफर नहीं कर सकेगा, उसको सिस्टम में डाल देते हैं। सही। ये ऐसा करते हैं, या नीचे जाकर ग्राउंड में एयरपोर्ट पर जो ग्राउंड की जो सिक्योरिटी होती है, ये उसके हैंड ओवर कर देते हैं या उसको लॉकअप कर देंगे तो तुमने ऐसा क्यों किया। भाई तभी तो आप देखिए कि ठीक है ऐसे केसेस होते हैं जहाज के अंदर, जहाज में पैसेंजर नहीं होते। अच्छा क्या जहाज में बच्चे नहीं शोर मचाते? बाप रे बाप जो रोते हैं ये जहाज के अंदर, स्पेशली जब लैंडिंग टेक ऑफ का टाइम होता है, कैसे रोते बच्चे यार। तो ये तो होता है। तो मैं तो देखता माँ बाप को भी गुस्सा तो नहीं आता, मैं तो किसी भी जहाज में नहीं देखा कि बच्चे उद्दम मचा रहे, रो रहे हैं, पैसेंजर आगे भी ये तंग है, लेकिन माँ बाप ने कहीं अल्लाह ना करे बच्चों को मारा हो, पीटा हो, ऐसा क्या हो। और स्टाफ भी आकर उन बच्चों को खामोश कराने, इनको कुछ खिलौना देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यार ये सारी चीजें दुनिया भर में हम देख रहे होते हैं सलमान भाई, क्या बात, देख रहे होते। कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, कोई अंडर द टेबल बात नहीं कर रहा, कोई बहुत रिसर्च और तहकीक करके बात नहीं कर रहा। ये तो सारी चीजें सामने हैं। अगर हम देखकर नहीं समझ पा रहे और हम देख अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो ये हमारा कसूर है। ठीक है जी। कौन?
मेरा सवाल ये है कि बच्चा पढ़ता भी नहीं है, इसको डांटना मारना भी नहीं है और रिजल्ट भी देना है, ये कैसे होगा सर? समझाने से होगा, बैठने से होगा, तरबियत करने से होगा, वक्त देने से होगा, इसकी जहाँ जहाँ कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को दूर करने से होगा। पहले तो ये एग्ज़ामिन करें, ये एक आपके पास रिपोर्ट आ जाए कि ये वीक कहाँ है, जहाँ इसकी कमज़ोरी है उसकी कमज़ोरी वहाँ दूर करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर भी तो यही देखता है, आपकी लेबोरेटरी टेस्ट क्यों करवाते डॉक्टर आपसे, ये भाई अक्सर प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ प्रॉब्लम होगा उसकी मेडिसिन दी जाएगी ना। अब हमारे पास, माफ़ी चाहता हूँ, जब बच्चों के, मैं सब न देखे ना, सब टीचरों का कहूँगा ना सब पेरेंट्स का कहूँगा, बस, लेकिन हकीकत ये कि मेजोरिटी के पास, ये चलो मेजोरिटी ना मेजोरिटी बात नहीं करते, क्या फ़ायदा, लेकिन आपको पता होगा किन किन टीचर और किन किन पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम है, पढ़ाते चले जाते हैं कि लेकर बैठना समझना तो है ही नहीं। मतलब बड़ा अजीब व गरीब माहौल हो गया है कि कमज़ोर स्टूडेंट को मजबूत करने का तरीका क्या। अरे भाई मजबूत को तो मजबूत करने के वो तुले हुए हैं, कमज़ोर को कब मजबूत करेंगे। जो दीवार कच्ची होना सहारा उसको दिया जाता है कि गिर जाएगी, और पक्की दीवार को तो सहारा बनाया जाता है। तो पहले हम लेकर बैठे बेटे प्रॉब्लम कहाँ है आपका, मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, वालिदैन से बात, बेटे प्रॉब्लम कहाँ है। हम जाकर स्कूल में टीचर मीटिंग के अंदर लड़ पड़ते हैं, हमारा बच्चा यूं, वो भी मानने को तैयार नहीं है, बोला हाँ वाकई आपका बच्चा यूं, बोला आप क्या कर रहे, बोला आप क्या कर, हमारे पास तो 6 घंटे होता है, आपके पास तो इसके बाद तो आपके पास होता है, या 18 घंटे ने 6 घंटे पर तो ये टीचर और पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं, बच्चा तो आपके पास होता है। तो अब किसकी जिम्मेदारी, बेसिक जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, ये तो आप तो डिनाई नहीं करेंगे ना, इससे बेसिक जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है। तो आप हमें बैठकर देखना हमारे बच्चे की वीकनेस कहाँ है। अब वीकनेस वो दूर हो सकती है या इसको अल्टरनेट देना पड़ेगा। अब बिल्कुल जिद हमारी भी, ये कमजोरी दूर होनी चाहिए। अब नहीं, कैसे कमजोरी दूर होगी यार, नहीं हो सकती, हर कमजोरी दूर नहीं हो सकती। जो चीज वो कमजोरी इसलिए कि आपने उसको जिद बना लिया है, जहां पर वो मजबूत है और वो खिलाफ शरा नहीं है, गैर अखलाकी नहीं है, तो आप उसको वहां मेहनत करें ना, वो इंशाल्लाह आपको वहां रिजल्ट ला कर देगा। मैं एक जुमला अमूमन कहता हूं, पैशन के मुताबिक प्रोफेशन इज इक्वल टू एक्सीलेंसी। जैसा पैशन है वैसा प्रोफेशन ले लें, ड्यू टू अंडर द जो शरीय बाउंड्रीज को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, मैं बोलूं या ना बोलूं, ठीक है, ये तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है। और पैशन के मतलब प्रोफेशन दे दें, मुसलत करेंगे, थोपेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कब करेगा ही नहीं, उसका पैशन ही नहीं है, या डाल दिया गया है। अब स्टूडेंट की चूंकि बात चल रही है ना, आप सुसाइड अटेम्प्ट और जो सुसाइड कर चुके, यानी जो सुसाइड करके दुनिया से चले गए, दुनिया भर में तमाम कम्युनिटी का आप डेटा निकाल लीजिए, आपको बहुत बड़ा डेटा स्टूडेंट्स का मिलेगा। जो पेरेंट्स या रिलेटिव्स या इदारे की तरफ से इतने स्ट्रेस दिए गए और वो चूंकि सक्सेस नहीं हुए, वहां पर उनके वो मार्क्स नहीं आए या उनकी वो सक्सेस वाली जो तवक्को थी वो पूरी नहीं की, तो इन्होंने घर जाने से पहले सुसाइड कर ली, गोलियां खा ली, मर गए। अब चलो अब इसकी किस स्किल से फायदा उठाएंगे भाई, अब इसको कहाँ लेके जाएंगे। तो इतना क्या पढ़ाई के अंदर हम लोग वो हो जाते हैं कि अपने बच्चों को हम मतलब कि ज़हनी मरीज बना देते हैं। इनकी मुस्कुराहटें चली गई हैं, इनका मतलब कि सारा इनका ज़िंदगी का एक चीज़ ख़त्म हो गई है, नहीं करके दो, नहीं ऐसा ना करें, थोड़ा उसको टाइम दें, स्पेस दें। और ठीक है, अगर खुदा न खास्ता फेल हो गए तो कौन सा ज़िंदगी के इम्तिहान में फेल हो गए, अरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में फेल हो गए, पढ़ाई के किसी फेल हो गए, नेक्स्ट ईयर फिर पास हो जाएंगे। मगर बच्चा ही हाथ से चला गया, अल्लाह ने करे दुनिया ही से चला गया, फिर कौन सा इम्तिहान, कौन सी पढ़ाई, कौन सा फ्यूचर। मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करें, खुदकुशी हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। वो जब इस तरह नाकाम होकर आया, यानी अमील सुन्नत को अल्लाह पाक सलामत रखे। आप देखिए, आपने तो कई दफा देखा होगा, जिसका रिजल्ट नहीं आया हो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार इसको तो सब शाबाशियां दे रहे हैं, इसको तो सब मुबारकबाद दे रहे हैं, उस बेचारे को पूछे कोई नहीं रहा है। तो जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। अमील सुन्नत के आपने देखा होगा, आप तो जामिअतुल मदीना में भी आपने ये मंजर देखा होगा कि यार
और मेरे सुनो असातिज़ा और टीचर्स की जब वो होता है सिलसिला, तो उसमें भी आप ये तरबियत फरमाते हैं यार जो रह गया है उसको, मतलब वो बेचारा वैसे शर्मिंदा हो रहा है, तो उसको बचाओ ना, वो जो बचाने का है। आप यकीन माने ये जितनी मैंने बातें आज इस वक्त हम बैठकर कर रहे हैं, थोड़ी देर हुई, ये सारी बातों को अगर आप इसका कंक्लूड करेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि हम कोई अच्छी प्रोडक्ट या अच्छा मयारी तालिब इल्म स्टूडेंट प्रोड्यूस करने में नाकाम हो जाए। क्या बात, मरहबा, बहुत पुरमज़ गुफ्तगू फरमाई आई साहब आपने। मुझे आपकी सारी गुफ्तगू सुनकर एक वाक़या जो है वो याद आ गया। अब ये वाक़या मेरे नॉलेज में और यूँ इस तरह करीब से मतलब वो था, ऐसा 2 नंबर कम थे बच्चे के ग्रेड में, यानी जो ग्रेड उसके पेरेंट्स की तरफ से डिमांडेड था उसमें सिर्फ 2 नंबर कम थे। वो 2 नंबरों ने क्या कर दिया, वो उस ग्रेड से उसको क्या कर लिया, उसको नीचे कर लिया। यानी यूं करें A+ से उसको क्या कर दिया, उसको A कर दिया। तो उसके माँ बाप ने उसको जो बोलना था वो बोला, या जो होना था उसका वो हुआ, वो यही काम हुआ, वो गोलियां खा के वो खुदकुशी कर गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स जो भी लोग हैं सबसे कह रहा हूं, कैसी डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, अरे क्यों किसी के लिए जान दे भाई, जान देनी है तो अल्लाह उसके रसूल के लिए देंगे ना भाई, किसी और के लिए जान क्यों देंगे। ठीक, हमारी जान के इतनी सस्ती है कि 4 गोलियों के नाम कर देंगे ना। अल्लाह पाक हमसे अपनी दीन का काम ले, एक और आगे जिंदगी है, आप ऐसा ना करें, कभी भी खुदकुशी की तरफ ना जाए, नेवर नेवर, बिल्कुल जहन से निकाल दें। कैसा ही कर्जा है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, अल्लाह पाक हमें आफियत दे, जैसी भी जिंदगी में, जैसी भी मतलब कि आपको इस वक्त जो है, मगर अल्लाह पर नजर रखे, अल्लाह की रहमत पर नजर रखे। लम्हा नहीं लगता भाई, लम्हा नहीं लगता, लम्हा नहीं लगता। कुन फयकुन कहकर तकलीफ करने वाला रब कह दे कुन फयकुन, हो जा, हो जाती है। कितनी देर लगती है, रब करीम की बारगाह से बस हो जाता है और बंदे की जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब यार बहुत टाइम हो गया, हमारे हक में जब बेहतर होगा सब हो जाएगा। तो मेहरबानी करें, कभी भी इस तरफ ना जाए। अमीर सुनकर रिसाला खुदकुशी का इलाज, ये रिसाला पढ़ लें माशाअल्लाह। आइए अगली वीडियो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। रंगसाज को रंग करने के लिए बुलाया। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन ठेकेदार की बीवी ने कहा ये रंग जरा हल्का है और काम सही नहीं किया। ठेकेदार गुस्से में आकर रंगसाज से कहता है कि तुम रंग कम लगाते हो और पैसे बचाते हो। तो रंगसाज ने जवाब दिया कि मैं वही रंग लगाता हूँ जो आपने मुझे दिया है। ठेकेदार ने बगैर किसी सबूत के रंगसाज को मजदूरी से हटा दिया और दूसरे मजदूरों के दरमियान ये बात फैला दी ये आदमी 2 नंबरी करता है। चंद दिनों में रंगसाज को काम मिलना मुश्किल हो गया और वो सड़क के किनारे रोजगार की तलाश में बैठा रहा। 6 महीने बाद ठेकेदार के घर की दीवार से रंग उखड़ना शुरू हो गया। माहिर ने बताया रंग सही था, बस दीवार में नमी थी। एक दिन ठेकेदार रंगसाज को सड़क पर देखता है, मिट्टी में लोट-पोट कपड़े और खाली हाथ। इसके कदम लड़खड़ाते हैं और दिल में पछतावा उठता है। ठेकेदार आहिस्ते से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे इसका बड़ा पछतावा है। काश मैं ऐसा ना करता तो आज तुम बरसरे रोजगार हो। खवातीन की कितनी इंटरफेयर होनी चाहिए इस तरह के कामों में? खवातीन का तो मर्दों को ही ये काम बेसिकली तो होता है। बहुत ज़्यादा घर में मशवरा हो जाता है कि कलर कौन सा करवाना है, ये मशवरा हो जाता है। कोई औरतों भी घर में तो भी फैमिली रहती है घर में, तो एक मशवरा हो जाता है कि चले नया घर है या जो भी है, कलर कौन सा करवाना है। एक आपस के अंडरस्टैंडिंग से कलर एक चॉइस हो जाती है कि भाई ये रंग करवाना है। उसके बाद फिर औरतों के इंटरफेयर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर मर्दों का काम है, मर्द कर रहे हैं, मालिक है, घर का महरम है, ठेकेदार है, कलर करने वाला है, फिर इन्हीं के साथ हो रहा होता है। तो औरतों का तो इंटरफेयर वैसे ही इस तरह की चीज़ों पे कहीं भी नहीं होना चाहिए था, बेसिकली नहीं होना चाहिए, जो मेरी नाक की शकल में आता है। क्योंकि उनका काम अपने घर के माहरिम से रब्ता। फिर कभी कोई ऐसा विजिट करना है, देखना है, तो माहरिम के साथ जाकर देख लें भाई घर कैसा बन रहा है, क्या है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इनको कहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पर किचन में इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, घर में इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, तो कहीं ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हों तो वो अपने शोहर से या बेटों से या किसी से भी भाई बेटों से बात कर लेगी कि इसको यूँ नहीं यूँ कर ले। लेकिन आप घर की औरतों को ये तो नहीं कहेंगे ना कलर वाले से बात कर ये करे, ठेकेदार से बात ये करे, तो प्लम्बर से बात ये करे, से बात ये करे।
तो ये तो कोई भी मतलब कि ये कैसे, ये अफोर्डेबल ही नहीं है, हो भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए ये। सब आपने भी जो है वो घर के कामकाज कई जो है वो करवाए हैं और इस तरह से आपका भी एक एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि घर में जो खराबियां जो है वो जन्म लेती हैं उसमें काम करने वालों का किरदार होता है या बाज़ औक़ात उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है उसका किरदार होता है? देखिए सलमान भाई, अलग मैं प्रैक्टिकली मैं देखूं तो मेरे थोड़ा कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा 3 मकान तो कम से कम बनाने और बनवाने का मुझे किसी हद तक एक्सपीरियंस है। ठीक। और कह सकते हैं बाज़ों में बड़ी गहराई तक एक्सपीरियंस है जी। और बाज़ों में कम गहराई में एक्सपीरियंस है। लेकिन हम 3 अगर ग्रेडिंग करें तो एक कह सकते हैं कि ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, मटेरियल, इन तमाम से लेकर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन तक का आप कह सकते हैं कि मैं कई जगह पर मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है। और मैं जब रहती है इन्वॉल्वमेंट तो वो आपको एक्सपीरियंस देती है चीज़ें। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिस्टेक्स होती हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। कि एक काम अगर आप करने जा रहे हैं, उस काम में आपको एक उसको वो कहते हैं ना, वो कोटेशन बहुत अच्छा। अब कोटेशन में देखिए यार ये सस्ता कर, इसको दे दो। अब ये जो चीज़ है ना बाज़ों का, ये तो क्या ठेकेदार की गलती थी कि रंग करने वाले की गलती थी, ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बस औक़त क्योंकि ठेकेदार रंग करने वाले को जो देता है वो वही रंग करेगा जी। और अगर दीवार गीली है या दीवार सही तौर पर नहीं है जो रंग को पकड़ सकेगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम तो करेगी दीवार आगे जाकर। तो अब ये कि अब ये दिया किसको है, वो पैसे बचाने के लिए कर रहा है। अब आप बोलेगा उससे सस्ता किया तो सस्ता किया, तो फिर वो सफ़ेद कलर भी ज़्यादा डालेगा और भी चीज़ें करेगा, मार्केट में जाकर 2 नंबर का भी ले लेगा, ब्रांड कोई और होगा, अंदर में माल कुछ और होगा। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। फिर उसके हाथ का कमाल है कि नहीं है, ब्रश सही है कि नहीं है, प्लम्बर का काम करो तो वो कुछ सही करेगा नहीं करेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम करो तो फिर हर 2-4 महीने के बाद शॉर्ट सर्किट लेकर बैठे रहो। तो ये चीज़ें तो हो रही होती हैं। तो घर की तामीर में स्पेशली में तमाम देखने सुनने होता है, जब भी घर बन रहा है ना, घर जब भी बनता है ना, तो सबसे बुनियादी बात सबसे पहले तो बुनियाद है। बुनियाद में नीचे अंडरग्राउंड टैंक है पानी का, क्योंकि जिसमें आपको पाकी ना पाकी का ख्याल, पानी ऊपर चढ़ेगा और तहारत के लिए और नमाज और वज़ू के लिए ये जो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर बुनियाद कैसी डाल रहे हैं, बुनियाद में मटेरियल जो है वो कमज़ोर तो नहीं, अल्लाह ना करे बुनियाद ही कमज़ोर है, बिल्डिंग कितनी खूबसूरत हो तो अल्लाह ना करे कितना नुकसान हो सकता है, इसको सोचिए। पता चले कि आप 10 लाख रुपये बचाने के लिए वो 10 करोड़ के प्रोजेक्ट आपने दाव पे लगा दिया। उसके बाद चलती है ग्रे स्ट्रक्चर, जो सीमेंट और ईंटों का जो काम होता है। अब कमज़ोर ईंटें कहाँ से गुजारा होगा, कमज़ोर सीमेंट कहाँ से गुजारा होगा, कमज़ोर सीरिया स्टील कहाँ से गुजारा होगा, आप मुझे बता दें। ठेकेदार तो मिल जाएगा आपको, वो एक बोला कि मैं 1200 रुपये ग्रे स्ट्रक्चर पे लूँगा, एक बोलता है कि मैं 700 में ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा। आपको यार ये सही है ना, 700 वाला करके दे रहा है, और 700 वाला क्या क्या करके दे रहा है आपको क्या पता। मैं नहीं कहता 1200 वाला सही होगा या 700 वाला गलत होगा, लेकिन हमारा महज कम कीमत सुनकर जो मुंह में पानी आ जाता है ना, ये समझ में नहीं आता। वो सेम काम अच्छा मटेरियल अच्छी चीज़ और मजदूरी कम करता है या इस तरह का लेबर सही लगा देता है और काम सही करके दे तो 2 पैसे कम लगाता है तो अच्छी बात है, हमको तो फ़ायदा होगा। लेकिन वो काम अच्छा करेगा या कमज़ोर करेगा कम पैसों की वजह से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रे स्ट्रक्चर है। फिर ग्रे यानी सीमेंट और ये जो आप, फिर इसके अंदर वो जो आपका जो अंडर फ्लोर जैसे टाइलें या मार्बल के नीचे आपकी इलेक्ट्रिक्स की वायर बिछी हुई है, पाइप जा रही है अंडर, दीवारों के अंदर पाइप जा रहा है, और जो आपका जो प्लम्बर का पाइप जा रहा है, आप सोचिए ये कैसा होना चाहिए। ये वो चीजें कि अगर अल्लाह ना करे ये खराब होती तो पूरा खोदना पड़ता है। उधेरो भैया, दीवार तोड़ो, टाइलें तोड़ो, मार्बल तोड़ो, यही नहीं पता होता कि कौन सा पॉइंट लीक कर रहा है, और पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है, घर का सत्यानाश शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें ख़ास तौर पर घर बनाने वाले को इंटरेस्ट लेना होता है, लेने करने इंटरेस्ट लेना। अल्लाह करे ईमानदार मिल जाए, ऐसा तो नहीं कि 100% बेईमान लोग हैं। अगर कोई सा ईमानदार ठेकेदार मिल जाए और 4 आदमी से मालूमात ले लें, मदीना घर अच्छा उससे कभी मालूमात आए जिसका नया घर बना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब तजर्बे के तौर पर कह रहा हूँ। आप उससे मालूमात है जिससे घर लेकर 2 या 2.5 साल गुजार लिए हूँ, 3 साल,
क्योंकि उमूमन राज फाश होता है 1.5-2 साल के बाद। ये नए घर में उमूमन राज फाश नहीं होते, नया घर तो ऐसा चमक दमकता हुआ होता है क्या बोलो बात। लेकिन 1.5-2 साल के अंदर जो है ना इसके राज फाश होना शुरू हो जाते हैं। तो जो जिसको नए घर में शिफ्ट हुए 1.5-2 साल हो गए हो ना, वो आपको बताएगा लकड़ी कैसी लेनी चाहिए, वो आपको बताएगा कि ठेकेदार कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन फला होना चाहिए, प्लम्बर फला होना चाहिए, कारपेंटर फला होना चाहिए, किचन फला होना चाहिए, ये सब उससे पूछ लें आप। ये आपको मैं सिर्फ मशवरे दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब इसमें आपके पास चॉइस आनी चाहिए कि आपका बजट किस चीज़ की इजाज़त देता है, तो उसके मुताबिक फिर आप सिलेक्शन करें। लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना करें, ये मेरा आपको मशवरा है। किचन आप बदल देंगे, लेकिन ये अंडरग्राउंड या मतलब जो कंसिल काम हुआ है उसको आप कैसे चेंज करेंगे। ऊपर का नलका तो बदल दोगे, लेकिन नलके में पानी जिस कंसिल पाइप से आ रहा है वो कैसे बदलने के लिए बैठेंगे आप, और तकलीफ हो जाएगी आप। सेम सीवरेज का मामला भी इतने प्रॉब्लम है ये, वो प्रॉब्लम कमजोर लोगों को काम देने की वजह से तजर्बे। जैसे मिसाल दो यार, आप इतनी दूर कहाँ जा, अभी बकराईद की है ना आपने, ठीक है, अब एक जानवर एक के हाथ में दिया, दूसरा जानवर दूसरे के हाथ में दिया, दोनों ने जो जानवर का हाल किया आपके सामने। एक आया तमीज वाला था, तजर्बेकार था, अच्छा पूरा साल बकरे काटता था, आप उसको गाय कैसे दे देंगे। पूरा साल गाय काटता है, वो बकरा वैसे ही नहीं लेगा। अच्छा जिसने पूरा साल किया ही कोई काम ऐसा खास नहीं है, उसको दे दो तो वो क्या हाल करके देगा। अच्छा खासा गोश्त का कीमा ही बना कर देगा, मशीन की जरूरत ही कोई नहीं, हड्डियों को भी कीमा बना कर दे देगा, और साथ में अपनी भी एक आध उंगली। अच्छा ये तजर्बे हमारे सामने, जिसको 2-4-10 घंटों के अंदर हम तजर्बा करते हैं साल में एक बार। घर तो बनता है 2.5-3 साल में, और वो जो इसके बाद जो अब 1-1.5 साल के बाद सर पर हाथ तक के बैठेंगे, अल्लाह की पनाह। फिर पता है क्या होता है सलमान भाई, अब एक ऐसा मरीज जिसको 4 डॉक्टरों ने इलाज किया हो, क्या हाल होगा समटाइम। एक घर ऐसा जिसको 3 ठेकेदारों ने 3 लोगों ने सेट किया हो, अब पकड़ोगे किसको। सोच समझ कर एक लें, सुलझावा लें, 4 आदमी से मशवरा करके लें, और फिर आप अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट रखें। उसके ऊपर सौंप भी ना देंगे भाई तुम करके दे देना, वरना आपकी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। ये मैं आपने एक सवाल किया, थोड़ा तवील जवाब था, लेकिन ये जवाब मैं समझता हूँ अल्लाह ने चाहा। मैंने अमीर सुन्नत से सवाले से काफ़ी तरबियत हासिल की, मैं सही बता रहा हूँ, अमीर सुन्नत को बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। स्पेशली वाशरूम में जो स्लॉप होते हैं ना, उसके बड़े तजर्बात हैं। नहीं भैया स्लॉप नहीं बना, अब लाख इनको बोलो ना भाई आधा इंच स्लॉप रखना ताकि पानी सीधा ड्रेन में चला जाए, नहीं आपका पानी साइडों में खड़ा रह जाता है। अल्लाह की पनाह। वो पानी वो नहीं जाता भाई, वो फिर आपको बाथरूम में वाइपर रखना पड़ता है कि यूज़ करो, फिर वाइपर से पानी ड्रेन में आप डालो, सेल्फ आप करो, आप मेहनत करो ताकि थोड़ा सा आपका कैलोरीज कम होगी। अल्लाह रहम करे। तो घर में पानी खड़ा हो जाता है, बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, हमने ऊपर रहकर मेजरमेंट हमने नहीं करा। बट ठीक है लगा दिया, बड़े तजर्बाकार आदमी था। अब तो मेजरमेंट की बाकायदा स्केल्स आती हैं, कंस्ट्रक्शन के मेजरमेंट के स्केल्स अलग आते हैं, आप वो दें। हर बात में रोक टोक नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ हो वहाँ तो आपको समझाना तो पड़ेगा ना। तो ये मैंने कुछ चीज़ें दरख्वास्त कर दी, जो घर बनाते हैं या घर बनवाते हैं उनसे दरख्वास्त कर दी है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा ठेकेदारों को भी कोई थोड़ी रहनुमाई फरमाए कि बाज़ का ठेकेदार क्या करता है कि अपने जो है वो नफ़े की खातिर जो है वो पैसे बताता कुछ और है और लगाता। भाई ये सारी बात इसमें आ गई ना कि आपके पास जो आप जिसको ले रहे हैं, आप जिससे मशवरा कर रहे हैं, वही आपको बताएगा ना। नहीं सर, मेरे सवाल का मकसद ये है, जैसे मैं ठेकेदार हूँ तो मुझे भी आप थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि अगर ये जो है ना तुम 4 पैसे बचाने के लिए अगले बंदे के जो है वो उसके सीमेंट में कोई प्रॉब्लम कर दोगे, या जो और उसका काम है उसमें प्रॉब्लम। देखिए यार ये तो वैसी बेईमानी की और बददियानती की आदतें बाजों में पड़ी हुई हैं। मेरा बयान था यहाँ पर, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है लाहौर में, इन्होंने इज्तिमा रखा था, वीडियो चली भी थी, फिजान चली होगी मुझे गुमान है शायद। तो एक अच्छा इकदाम है इनका, पंजाब फूड अथॉरिटी का, और इन्होंने एक सारा स्टाफ जमा करते हैं, फिर बुलाते हैं, सालाना इनका सिलसिला होता है, और मिलावट और इस तरह के माल पर बयान करवाते हैं। इस बार इन्होंने मेरा बयान रखा था लाहौर में, तो अप्रिशिएट भी किया मैंने इनको। अब खाने पीने की चीज़ों में लोग मिलावट से बाज नहीं आते। मैंने वो बात की, आप खाने पीने की बात कर रहे हो, बंदा बीमार होता है तो दवाई लेता है, जब दवाई में मिलावट है, फेक मेडिसन है,
ये वो चीज़ें जो, अब ये देखिए कि अनाज में मिलावट इंसान को बीमार करेगा, मौत के मुंह पे ले जाएगा। बंदा दवाई ले तो दवाई के अंदर मिलावट, लाइफ थ्रेटनिंग है। अच्छा, ये जहाँ कानून है ना, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको किसी मेडिकल स्टोर पर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं मिलती, बल्कि वहाँ बाकायदा मैंडेटरी, मतलब कि लाजमी तौर पर वहाँ पर एक बाकायदा मेडिकल एक्सपर्ट का होना, जो वाइट गाउन पहनकर मेडिकल स्टोर के अंदर खड़ा हुआ फार्मेसी में, वो कंपलसरी नहीं होगा तो शायद उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और फिर जो मेडिसिन की एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर मेडिसिन रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कानून यहाँ भी है। अच्छा, हमारी तरह कई और मुल्क हैं जिनमें कानून है मगर इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम क्यों है? यही मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में ये होता है ना कि वो डंडी मारते हैं और स्टील में डंडी मारेंगे और पाइप में डंडियाँ मारेंगे, कच्चे ले आएंगे, 2 नंबर के ले आएंगे, साइज़ों में वो करेंगे ताकि 2 पैसे बच जाएं। अब ये जो पैसे बचाने वाले हैं, ये जानों से ही तो खेल रहे हैं। अल्लाह ना करे बिल्डिंग गिरी तो जाने जाएंगी। मेडिसिन जान बचाने वाली होती हैं, वो जान ले लेती हैं। अल्लाह की पनाह। गिज़ाएं तो ताकत लाती हैं, बीमार कर देती हैं। अब इन तमाम तर को रोकने के लिए नंबर 1 हमें अल्लाह पाक बददियानती से बचाए, और बददियानती पर ज़्यादातर उभारने वाली शय ना माल की मोहब्बत है। माल की मोहब्बत है, माल फितना है। इसकी मोहब्बत से बंदा जान छुड़ाए और अपने रब से डरे, और इन तमाम के साथ साथ इदारे मजबूत हों कि यहाँ भी ऐसी कोई चीज़ हो, इदारा जो कानूनी और शरीयत के मुताबिक एक्शन है वो ले। आप देखिए सीधी चीज़ ना सीधी चीज़ें हो जाए तो बताइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, कॉल शामिल करते। काम कोई भी हो वो ठीक हो रहा है या गलत, इसका फैसला कैसे किया जाए? जी, फैसला तो तजर्बे का लोग ही करेंगे, ठीक हो रहा है कि गलत। ठीक, या फिर नतीजे का इंतजार करें तो पता चलेगा ठीक हो रहा है या गलत। अल्लाह रहम। कॉल लेते। मेरा सवाल आपसे ये है, किसी के बारे में सुनी हुई बात पर यकीन करने या न करने के बारे में क्या रहनुमाई है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। रिवायत बड़ी वाज़ेह है हदीस पाक, जिसका खुलासा ये है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वह सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, आगे बढ़ा दे बिगैर। तो अब सुनी सुनाई बात को हम यकीन करते हैं तो फिर आगे बढ़ाते हैं। सुने सुने बात पे यकीन नहीं करना चाहिए जब तक, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन से, जब भी इंफॉर्मेशन आती है उसकी कंफर्मेशन का प्रोसेस, इंफॉर्मेशन के बाद तो कंफर्मेशन का प्रोसेस है। आप किस चीज़ की कंफर्मेशन ले रहे हैं? क्यों इंफॉर्मेशन की ना, तो इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ाई जाती। अगर शरीयत इजाज़त दे तो कंफर्मेशन आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो शामिल करते हैं। जी, एक इलाके में एक बहुत ही मेहनती शख्स रहा करता था, जिन्हें लोग मैकेनिक चचा के नाम से जानते थे। जब भी कोई अपनी बाइक सही करवाने उनके पास आता, उससे चाय की ऑफर करते। जब चाय आती तो वो अपने लिए मीठा डबल करवाया करते थे, और मीठे का इस्तेमाल ज्यादा था कि दिन में तकरीबन 8 से 10 कप चाय उनकी दुकान पे आया करती थी। जो डबल चीनी वो पिया करते थे वो वक्त के साथ साथ उनके लिए जहर बनती गई। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस्म में कमजोरी का एहसास भी होता था, लेकिन उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। एक दिन उनकी हालत ज्यादा खराब हुई तो जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें ज़ियाबतीस की तशखीस की, यानी कि उन्हें शुगर का मर्ज लग चुका था, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका था। डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ परहेज वगैरह बताए और मीठे से मना किया, लेकिन उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान ना दिया और कोई परहेज नहीं किया करते थे। एक दिन उनके पास बाइक सही होने के लिए आई और उसका काम कुछ इस तरह था कि उसको जैक पर लगाया गया, नीचे झुककर उसकी कुछ मुरम्मत का काम करना था। जब वो मुरम्मत का काम करने के लिए झुके, कुछ पुर्जा सही करने के लिए, तो बाइक जैक पर लगी हुई थी, तो बाइक लड़खड़ाई और वो उनके पाँव पर आ गिरी। पाँव पर कुछ जख्म हो गया, क्योंकि उनको शुगर भी थी। अपने तरीके से उस जख्म के ऊपर अद्वियात लगाते रहे, लेकिन जख्म सही होने के बजाय मजीद बिगड़ता गया। जब जख्म ज्यादा खराब हुआ तो हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब डॉक्टर्स ने उनके जख्म का मुआयना किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब काफी देर हो चुकी है, अगर इनकी जान बचानी है तो टांग काटनी पड़ेगी। घर वालों ने डिसीजन लिया जान बचाना जरूरी है, तो उनकी टांग काट दी। अब वो व्हील चेयर पर आ चुके थे। अब वो यही जिक्र करते हैं
कि काश उसी वक्त एहतियात कर लेता। जो मेहनत से बाइक सही किया करता था, जिसके हलाल कमाया करता था, आज व्हील चेयर पर है। अब उनकी जिंदगी में एक ये पछतावा सा बनकर रह चुका है कि काश मैं वक्त पर अपना इलाज करवा लेता और काश मैं वक्त पर डॉक्टर्स की बात मान लेता। अल्लाह पाक इन पर रहम फरमाए और ख़ास रहमत फरमाए और इनकी परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। बच्चे का भी जो वो आँख वाला भी था, पता नहीं कौन है कहाँ है, अल्लाह पाक उन पर भी रहम फरमाए। मसला ये है कि वाइट चीनी, वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी, इसकी मजम्मत पर तो अब तो दुनिया इस पर समझे कि एक पेज पर ऐसा लगता है वाइट शुगर। उस पर अमीर सुन्नत ने भी पिछले दिनों काफ़ी शहादत अता फरमाई। तो अव्वल तो सफ़ेद चीनी ही घर से निकाल देनी चाहिए। ये तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं, आप इसका ऑल्टरनेट निकालें, ऑल्टरनेट इसके काफ़ी हैं। और नहीं मानते घर में, अब नहीं मानते तो अब यही ना मानने का नतीजा हमारे सामने है कि वाइट शुगर ये कम ज़्यादा ये नुकसान की तरफ ही लेके जा रही है, कम नुकसान या ज़्यादा नुकसान। क्योंकि मीठा करने के लिए इस वक्त वाइट शुगर को तो कोई भी रिकमेंड नहीं करा। मेडिकली तो मेरे भी डॉक्टरों से कई बातें हुई हैं, वाइट शुगर को कोई रिकमेंड नहीं करा। ना हिकमत कर रही है, ना एलोपैथिक कर रही है, ना कोई दाना और समझदार किस्म के लोग कर रहे हैं। आयुर्वेदिक भी नहीं कर रहा, नहीं वे कर रहा। मेरा समय का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने नाम ले लिया। अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो एक तो ये है, फिर ये कि इसका इतना एक्स्ट्रा इस्तेमाल ये नुकसानदेह। फिर जो चाय पी जा रही है, जनरल जो हमारे यहाँ चाय पी जा रही है, उस चाय के भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उस पर भी गौर करने की यहाँ पर, क्योंकि ना चाय रुक रही थी, ना चीनी रुक रही थी, कुछ भी नहीं रुक रही थी, डॉक्टर के कहने के बाद भी नहीं रुक रही थी। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आया इस वीडियो के तहत। वो कहते हैं मरना तो है, कम से कम बंदा खा पी के तो मरे, सहक के क्या जो है खा पी कर मरने से मुराद खा पी कर मरना और खाने पीने की वजह से मरना, दोनों में फर्क तो होगा ना। बिल्कुल। और ये क्यों खा पी कर मरना, तो मतलब बंदा खाता पीता है जीने के लिए, ना कि मरने के लिए। बीमार हो, अच्छा बीमार हो जाए क्या खाएगा पिएगा? बीमार हो गए, अब चलो अब क्या हो पियो, क्या खाएगा? अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाती है तो उसका जुमला सुनना, आपने शुगर वाला तो जुमला सुन लिया। शुगर वाले एक जुमला कहते हैं, अपनी जिंदगी की मिठास खा चुके हैं, सही। ये शुगर वाले कहते हैं। अच्छा पहले इनको समझाया था कि जिंदगी की मिठास एक वक्त में मत खाओ, मगर अब वो इतने मीठे मीठे हो गए कि इनका तो खून ही मीठा हो गया, अब ब्लड शुगर हो गई है। तो अल्लाह आफियत दे, अल्लाह इन सबको सेहत अता फरमाए। तो एक तो ये कि इन तमाम चीज़ों, दूसरा ये कि डॉक्टरों के समझाने के बावजूद एक तो कंट्रोल ना करना, दो तीसरी बात के ज़ख़म होने के बावजूद, पाँव पे जो ज़ख़म लगा, अपना इलाज खुद ही कर लेना। भाई तो बंदे को होता ना पायोडीन लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। भाई ये मोटरसाइकिल नहीं थी। डॉक्टर की अगर मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी तो वो आपके पास ले आएगा, मगर आपका पाँव खराब हो जाएगा तो आप थोड़ी खुद कर लोगे, आप डॉक्टर के पास ले जाओगे। या आपका हाथ खराब हो जाएगा या कुछ भी चीज़ खराब हो जाएगी, किसी के साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा, तो मेडिक ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, इलाज कहते हैं, इलाज मुआलिज करता है। ठीक है, अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो इसका इलाज टेक्नीशियन करता है। सही। तो टेक्नीशियन और मालिज में, डॉक्टर में फ़र्क है। तो आप उसको उसी के पास लेके जाएं जो चीज़ जिसको दुरुस्त करने की महारत हासिल है। सही। तो अब वो ना करने की वजह से प्रॉब्लम, फाइनली जाना तो वहीं पड़ा ना। तो ये कहानी भी हमें ये बताती है कि हमें अपनी चीज़ों को गौर करना चाहिए। अब बास पेशेंट का प्रॉब्लम है कि वो उनको डॉक्टर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अबे यार डॉक्टर कहते कि डॉक्टर को क्या पता, अब बताओ डॉक्टर को नहीं पता, पता किसको भैया? डॉक्टर को नहीं पता, किसको पता? मेरे डॉक्टर से इलाज किया नहीं फर्क पड़ा, तो भाई डॉक्टर को पता है, वो डॉक्टर आपके इलाज तक नहीं पहुंच पा रहा, आपकी बीमारी से वो उसकी अप्रोच नहीं हुई, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ेगा ना। क्या अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो आप किसी को बोलेगा डॉक्टर की समझ में मेरी बीमारी नहीं आ रही, किसी अच्छे वकील का इंतजाम करो। कभी ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। या केस लड़ रहे हैं समझ में, यार ये वकील की समझ में मेरा केस आ ही नहीं रहा है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाओ।
तो ऐसी सूरत में जो इस तरह की बातें करेगा फिर उसके लिए भी डॉक्टर ही है, वो दिमाग का डॉक्टर है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होता। इलाज अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको आफियत और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और अब रब की इबादत में अल्लाह करे उसकी इबादत में मसरूफ हो जाए, लेकिन इस तरह ना करें। ये वाक़ियात जो भी दिखाए जा रहे हैं इसमें हम सब के लिए सबक है यार। ये क्या हो गया, देखो ऐसा भी हो जाता है, जो हो जाता है। तो अब जिसको बीपी होता है ना सलमान भाई जी, बीपी का मरीज, अब डॉक्टर कहते हैं कि बीपी के मरीज को मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर कम करनी है, जो भी करना है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। अब वो भी करने के लिए बैठ जाते हैं, बीपी की गोली छोड़ देंगे, और चीज़ों की मेडिसिन होती है वो छोड़ देंगे, जिससे परहेज का कहते हैं वो परहेज नहीं करेंगे, उस काम में लग जाएंगे। तो मेहरबानी करें, इन तमाम तर वीडियोस को जब ये दिखाई गई हैं, इनमें हमारे लिए समझने का, सीखने का, ये सब वो थी जिनको खुद अपनी अपनी चीज़ों के पछतावे थे। अब इन पछतावों के बाद जो वीडियोस दिखाई गई हैं, तो हमें इन तरफ ना जाना पड़े और हम अपनी ज़िंदगी में ये रिग्रेट लेकर ना चलें, इसके लिए ये सारे प्रोग्राम करने की कोशिश की जा रही है। मरहबा, माशाल्लाह। कॉल लेते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि जो चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह हो उसे कैसे छोड़ा जाए? उसके लिए एक तो दुआ करें और ख़ुद एतमादी पैदा करें, और बस ना लें। छोड़ा कैसे जाएगा, ना लें। इसके लिए तो ज़िद करनी पड़ती है। अब जिनको, अच्छा सिगरेट का एक फ़ायदा बता दो, चलो अब गिज़ा अपनी, सिगरेट का एक फ़ायदा बता दो। कोई दुनिया की ताकत, मुझे ये दुनिया की कोई बड़े से पढ़ा लिखा आदमी, कोई रिसर्च लेबोरेटरी ले लें जो मुझे सिगरेट का फ़ायदा बता दे, नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं छोड़ रहे, बताओ सिगरेट नहीं छूट रही है, कुछ बताना है। सुबह को पान गुटके खा रहे होते, कोई एक आदमी इसका फ़ायदा बता दे, पान गुटके का फ़ायदा, कोई नस्वार का फ़ायदा बता दे, बोलो छोड़ो, नहीं छोड़ी जाती। तो अब छोड़ने के लिए क्या करें यार? छोड़ने के लिए वो पुलिस को तो नहीं ना बुलाएंगे, भैया इसको छोड़ाओ। ये छुड़वाने के लिए अब क्या इसको अंदर बंद करेंगे कि भाई इसको अंदर ले जाओ, इसको छूटता नहीं है? तो ये तो आपको मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी भाई। नहीं, मुझे और आपको अगर अपनी सेहत के साथ मोहब्बत, अपनी सेहत के साथ हमदर्दी नहीं है, तो फिर किसी और को क्या होगी यार? सबसे ज्यादा तो आपको आपकी सेहत प्यारी, मुझे मेरी सेहत प्यारी होगी। तो अगर हम ही अगर अपनी सेहत के दुश्मन बन जाएंगे, तो फिर हमारा बनेगा क्या? तो सिवाय इसके कि हम अल्लाह से दुआ करें और ज़हन बना ले कि मैंने इस तरफ नहीं जाना। अब अगर कभी कभी कोई ऐसा, अब ये क्या चीट डाइट ना, चीट डे, अब ये चीट डे भी जो रखा गया है ना, ये डाइट पर जो फॉलो करते हैं, ये भी बड़ी, मैंने उसकी थोड़ी सी स्टडी की कि चीट डे क्यों है। अच्छा, चीट डे नहीं है, आपने चीट डे कह दिया, ये चीट का सेगमेंट है। अच्छा, यानी आपको पूरा दिन चीट करने की इजाजत नहीं है। कहीं भी कोई भी डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल आदमी आपको पूरा दिन चीट करने की इजाजत नहीं देगा। वो आपको इजाजत दे रहा है कोई भी एक टाइम हफ्ते में या 2 हफ्ते में कभी आप ये कर लें, वो भी एक टाइम का करें, उसमें भी एहतियात के साथ करें। और बेहतर ये है कि ना ही करें। नहीं, अच्छा, ये सब कुछ कर लेने के बाद अब ये करें कि आपने ऐसा क्या क्यों, ठीक है, फिर खुद को सजा भी दें, पैदल इतना चल रहे, ये चल रहे, अब ये बताया गया, ठीक है। अब ये भी जो किया गया, क्यों किया गया? ताकि आप इतने ज्यादा तंग ना हो जाएं, और फिर तंग आने के बाद जो थोड़ा बहुत कर रहे थे वो भी चला जाएगा। तो ये आदतों को दुरुस्त करने के लिए कहीं कहीं ये हमें वो किया गया है। तो यार अपनी सेहत से खुद ही बंदा उल्फत नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो इसके लिए ज़ाहिर हमें छोड़ने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी, वो कुछ मददगार पैदा करने, ऐसा कोई माहौल बनाना पड़ेगा कि जो आपको इस मामले में सपोर्ट कर सके। से नो है सब, एक पूरी साइंस है, से नो। अब नहीं मानता ना भैया, ये इसको से नो। हम बच्चों की बातें कर रहे थे, सबसे बड़ा जो जिद्दी है वो तो हमारा नफ्स है। नफ्स से बड़ा जिद्दी कौन है? अच्छा, नफ्स की जिद है, नफ्स जिद्दी है। शैतान जो है ना, अगर ये नहीं करो तो शैतान कहीं और ले जाता है।
जी। तो ये नहीं तो ये कर ले, उसकी मक्कारी भी बड़ी है। तो ये नफ्स इतना जिद्दी है कि जिस काम को करने की जिद ठान लेता है ना, अल्लाह ना करे जिससे गुनाह की जिद पकड़ लेता है, अब ये घुमा फिरा के उस गुनाह से जब तक ये करवाता नहीं है नफ्स भी नहीं बाज आता। नफ्स की तो बाकायदा पूरी एक तहकीक है ना। तो ये नफ्स अल्लाह करे कि ये काबू आ जाए ना, यकीन माने आज ये रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, ये नफ्स काबू आ जाए ना, यकीन माने जिंदगी के इतने काम आसान हो जाएंगे क्या बताऊं बात। अल्लाह हमें अपनी नफ्स पर काबू दे, और नफ्स काबू आने के लिए कम खाना पड़ता है। नफ्स एक सरकश गधे की तरह है, जिसको कम गिजा दो ना तो सरकशी कम हो जाती है। माशाअल्लाह। इस पर इबादत का बोझ डाला जाए, इबादत का बोझ, वो रियाजत का बोझ डाला जाए और उसकी भूख के जरिए इसको काबू किया जाए, तो ये नफ्स काबू आती है। 11:12 हो रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब के दुनिया और आखिरत पर रहमत की नज़र फरमाए। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।